पुलिस कार्रवाई नहीं ना कर रही है सर, यही तो सवाल है। और आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस्लामपुर के विधायक हैं, और इस्लामपुर में इस प्रकार का घटना घटित हो रहा था, कहीं ना कहीं जनता आपसे भी उम्मीद लगा करके बैठी हुई है कि विधायक जी क्या कर रहे हैं। एक अंगर में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। कल यहाँ पे इस्लामपुर में एक लोगों की मर्डर कर दी गई। कुछ दिन पहले आपके विधानसभा क्षेत्र में एक महिला के साथ उसके पति के सामने बलात्कार किया गया, और हालांकि उसकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन सवाल उठता है कि सब जो इतना क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है वो कैसे हो रही है आपके विधानसभा क्षेत्र में? क्या पुलिस यहाँ पे एक्टिव नहीं है, या फिर आप लोग पुलिस को एक्टिव करने में सक्षम नहीं हैं? अभी आपने देखा कि यहाँ की घटनाएं आपने गिनाया, सही बात है, ये घटनाएं घटी हैं। बिहार सरकार अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला कहानी। मंत्री जी के समीक्षा बैठक में हम जाके उठाते हैं बात, तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरे तरफ आ जाइए। नीतीश कुमार का जो न्याय के साथ विकास का नारा है, ये बिल्कुल खोखला है। इस्लामपुर नगर परिषद में लगभग 10 करोड़ रुपया का योजना स्वीकृति करवाया। बीजेपी के लोग अभी तक जो बेसिक समस्या है इस देश का, उस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। गैर मुस्लिम भी सदस्य होंगे ये वक्फ बोर्ड का, तो गैर मुस्लिम को यदि वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाते हैं तो आज तक बताइए हिंदुस्तान में कोई ऐसा मंदिर जिसमें कि हिंदू संप्रदाय का यदि मंदिर है तो दूसरे कौम का उसमें रिप्रेजेंटेशन है। सरकार जो है इस कानून को ला करके वक्फ के अधिकारों को छीनना चाहता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के इस्लामपुर में, और हमारे बगल में इस्लामपुर के विधायक हैं राकेश कुमार रोशन। 2 दिन पहले लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है, और उसको लेकर के पूरे देश में जो राजनीति है वो तेज हो गई है। हम राकेश जी से जानेंगे कि वक्फ संशोधन बिल के बारे में क्या कहना चाहते हैं। और कुछ दिन पहले ही बिहार में विधानसभा सत्र भी समाप्त हुआ है। इस्लामपुर के लिए विधानसभा में क्या क्या आवाज़ उठाएं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। राकेश जी, सबसे पहले तो स्वागत होगा मेरे चैनल पे। धन्यवाद। वक्फ संशोधन बिल को कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी इसका विरोध की है, और आखिरकार लोकसभा में बिल पास हो गई है। आप लोग भी विरोध कर, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्तालाप कर रहे थे, विस्तार से बता रहे थे, लेकिन हमें संक्षेप में बताइए कि वक्फ संशोधन बिल है क्या और आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, वक्फ संशोधन बिल जो है संविधान के मूल धारणा के विपरीत है। कारण ये है कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26, जिसमें ये डिफाइन किया गया है कि हर एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको 26 में एक्सप्लेन किया गया है कि क्या क्या वो व्यक्ति अपने धर्म के लिए कर सकता है। लेकिन ये वक्फ संशोधन बिल ला करके सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपस में उसकी जो आधारभूत संरचना है वक्फ, जिसके माध्यम से वो अपने समाज के दबे कुचले लोगों का, वैसे लोगों का जो कि किसी तरह से उसका कोई छत्रप नहीं है, उनके बाल बच्चों का शादी विवाह कराना, मदरसा चलाना और भी बहुत सारे सामाजिक विकास का काम है, उसको करते हैं। तो सरकार जो है इस कानून को ला करके वक्फ के अधिकारों को छीनना चाहता है, और यही कारण है सबसे पहला कि वक्फ संशोधन बिल जो है संविधान के विपरीत है, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। इस बिल में कि पहले जो था वक्फ काउंसिल, वक्फ बोर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वक्फ बोर्ड में 2013 में जिस समय कांग्रेस की सरकार थी और यूपीए गवर्नमेंट थी, उस समय ये संशोधन आया था कि वक्फ जो है दान है, दान अल्लाह के नाम पर, भगवान के नाम पर दान। तो पहले जो था एक पाबंदी था कि मुसलमान ही दान कर सकता है, लेकिन यदि हमारी संपत्ति है और हमारा मालिकाना हक है, और हम यदि चाहते हैं कि हम अपनी संपत्ति को डोनेट कर दें वक्फ को, तो हमको क्यों बाधित किया जाएगा? भाई हम हिंदू हैं इसलिए हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा कानून तो था नहीं। लेकिन इस बार इन्होंने कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम
जो 5 वर्ष तक कम से कम इस्लाम धर्म को माना है, वही व्यक्ति दे सकता है, अपनी संपत्ति को डोनेट कर सकता है वक्फ बोर्ड को। ये गैर संवैधानिक है। तीसरी बात है इसमें कि रिप्रेजेंटेशन, इसमें मुस्लिम लोगों के जो छोटी छोटी उपजातियाँ हैं उनको ये रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है, पासमानदा मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन हो, इसमें हम लोग को कोई एतराज़ नहीं। लेकिन क्या ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय तक सीमित रहेगा? आप जो मंदिर के लिए न्यास समिति बना रहे हैं, उस न्यास समिति में कितना आप बैकवर्ड और दलित को रख रहे हैं? दलित को आप कितना जगह दे रहे हैं? आपने अभी देखा अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, राष्ट्रपति जी वहाँ नहीं आए, राष्ट्रपति जी वहाँ नहीं आई। कसूर सिर्फ यही था कि आदिवासी हैं, महिला हैं। पार्लियामेंट का बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो रहा है, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है, जबकि वो सिंबॉलिक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। तो आप चाहते क्या हैं? यदि आप चाहते हैं कि दबे कुचले पीड़ित लोगों को संरक्षण मिले, ये सोच है आपका, तो आप जो ट्रिब्यूनल, आप जो न्यायाधीश ये बनाते हैं हिंदू समाज के लिए, जो धार्मिक संस्था है, मंदिर है या और भी बहुत चीज़ें हैं, उसका ठाकुरबाड़ी है, बहुत तरह का देख रेख का व्यवस्था होता है, उसमें आप क्यों नहीं शेड्यूल कास्ट को देते हैं रिप्रेजेंटेशन? उसमें क्यों नहीं आप देते हैं बैकवर्ड को रिप्रेजेंटेशन? वहाँ भी कानून बनाइए। तो सिर्फ मुसलमानों के लिए आप बनाइएगा कि पासमानदा और फलना, यानी मुस्लिम को आप बांटना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। तो डिवाइड एंड रूल से तो नहीं चलती है ना सरकार। सरकार तो चलती है नीति और नीयत से। आपका नीयत साफ नहीं है। आप वक्फ संशोधन बिल ला करके आप सिर्फ चाहते हैं कि हम जो सांप्रदायिकरण हमारा जो मुद्दा है, चूँकि बीजेपी के लोग अभी तक जो बेसिक समस्या है इस देश का, उस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेकारी, देश का भी आप देखिए, यहाँ वक्फ संशोधन बिल पेश हो रहा पार्लियामेंट में और वहाँ 31% टैरिफ बढ़ा दिया अमेरिका। यहाँ वक्फ संशोधन बिल ही पेश करते हैं, अमेरिका 31% टैरिफ बढ़ा रहा। आप बताइए आपका अर्थव्यवस्था का क्या होगा? मतलब यही सब जो सारा का सारा जो है शेयर बाजार सब गिर गया, सारा लोग परेशान है, पूरा देश का इकोनॉमिस्ट परेशान है। तो इस पर ही चर्चा नहीं करेंगे, तो सिर्फ वक्फ संशोधन ला करके तुष्टिकरण का नीति बनाओ। चौथा एक बात और है जो कह देते हैं विरोध का कारण, इस बार इन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम भी सदस्य होंगे। हाँ, इस ये वक्फ बोर्ड का। तो गैर मुस्लिम को यदि वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाते हैं, तो आज तक बताइए हिंदुस्तान में कोई ऐसा मंदिर जिसमें कि हिंदू संप्रदाय का यदि मंदिर है तो दूसरे कौम का उसमें रिप्रेजेंटेशन है? सिख समुदाय का जो गुरुद्वारा है उसमें किसी का रिप्रेजेंटेशन है? जैन का है उसमें कहीं रिप्रेजेंटेशन है? कहीं नहीं है। तो जब कहीं नहीं है तो आप अभी कह रहे थे, कल हम सुन रहे थे एक जेडीयू का प्रवक्ता कि बोध गया के मंदिर में हमने हिंदुओं को रखा। हाँ। अरे तो बोध गया का मंदिर बुद्ध का, बौद्ध धर्म का है, तो बौद्ध धर्म तो हिंदू धर्म से ही जुड़ा हुआ ना। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कौन किया? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का शुरुआत चीन से हुआ, भारत में उसका विकास हुआ। तो ये तो हमारी जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म का ही एक अंग हम लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो वहाँ आप एगो दे दिए, हिंदू को तो आप गिना रहे हैं, आप वहाँ कोई मुस्लिम को रख लेते तो हम जानते। तो इस तरह से आप विभेद पैदा करिएगा, तो विभेद पैदा करना सरकार का नियत यदि है तो ये गलत है। और वक्फ बिल जो है हम पूरे तौर पर समझते हैं कि मुसलमानों के हित के विपरीत है, और ये बिल सरकार ने संख्या के आधार पर ज़रूर पार्लियामेंट में पास करा लिया, लेकिन देश के लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और यही कारण है कि आज सड़क पर प्रोटेस्ट हो रहा है। हाँ, दूसरा सवाल ये होगा विधायक जी कि कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ है, आप वहाँ पे मतलब कि डट करके वहाँ पे विधानसभा सत्र में उपस्थिति दे रहे थे, क्या क्या इस्लामपुर को मिला इस बार?
देखिए, बिहार सरकार अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला कहानी ना। इनके मंत्री तो खैर कुछ कहते नहीं, जो पदाधिकारी लिख के देता वही जवाब देते हैं। पदाधिकारी 100% गलत जवाब भेजता है और मंत्री उसको पढ़ते हैं। जब हम लोग कहते हैं कि गलत जवाब है तो जांच कराएंगे, एक भी जांच नहीं होता। तो समझिए पूरे तौर पर संसदीय परंपरा का इन लोग निर्वहन ही नहीं कर रहा। और नीतीश कुमार का जो न्याय के साथ विकास का नारा है ये बिल्कुल खोखला है। इनके राज्य में भ्रष्टाचार संस्कृति बन गया और पदाधिकारी जो है वो सीना तान करके सारा हुक्म चला रहा है जनता पे, और पैसा लेना तो उसका संस्कृति बन गया। लगता है कि पैसा उसको बंधा हुआ है किसी चीज़ का कि इतना रुपया लेंगे तो वही देंगे। तो इस व्यवस्था में हम लोग कितना क्या उम्मीद करें। फिर भी हमने बहुत सारे सवाल को रखा है सत्र में। आप लोग यदि देखे होंगे तो खुदागंज का बाईपास का मामला है, चाहे आपका तेल्हाड़ा महोत्सव का मामला है, सुहास हाई स्कूल में स्टेडियम का मामला है, उसके बाद और भी बहुत सारे सवाल थे जिसको हमने रखने का काम किया। और विधानसभा के बाद हमने इस्लामपुर से नगर विकास विभाग के माध्यम से इस्लामपुर नगर परिषद में लगभग 10 करोड़ रुपया का योजना स्वीकृति करवाया। एकंगरसराय नगर पंचायत में हमने लगभग 4 से 5 करोड़ रुपया का योजना स्वीकृति कराया। और सारे योजना हैं जो जनहित में हैं। इसके बाद अभी रोड जो हमारा पहले से RWD का बना हुआ था जीर्ण शीर्ण स्थिति में, आप ही का गांव का जो रोड है जहां से मोड़ से घूमता है, हालत है कि आदमी उसमें बेहतर ढंग से गाड़ी को चला के नहीं ले जा सकता। उसको भी हमने MR में डलवा दिया है। बड़ी सड़क है, खुदागंज से बौरी होते हुए हरसैनी होते हुए जाता है सिलाव, फिर नवाबगंज शोभा बिघा नवाबगंज पथ है, 12-13 किलोमीटर का रोड है। तो ये सारे रोड हैं। 74 रोड को हमने MR से स्वीकृति दिलाया, जिसका टेंडर हो रहा है, टेंडर की प्रक्रिया में है। 10 दिन के अंदर सबको वर्क ऑर्डर मिल जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ हम कर रहे हैं। और कुछ काम नहीं भी किए जो अभी PC में आपको हमने गिनाया कि सरकार की उदासीनता के कारण हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को पूरा नहीं किया। और उसमें खास करके इस्लामपुर को अनुमंडल बनाना, सुहास हाई स्कूल का स्टेडियम का निर्माण, तेल्हाड़ा महोत्सव, ये सरकार हमेशा निगेटिविटी दिखाती है। और यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समीक्षा बैठक में हम जाके उठाते हैं बात, तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरे तरफ आ जाइए। ये कौन सा राजनीति है भाई, बताइए। मुख्यमंत्री जी आप समीक्षा का बैठक कर रहे हैं कि राजनीतिक बैठक कर रहे हैं? राजनीतिक। अच्छा, आप मतलब कि विकास के बारे में बात कर रहे हैं तो बोलते हैं कि मेरे पार्टी में आ जाइए, मेरे तरफ आ जाइए। हाँ, तो बात वही हुआ। खैर ये अंदर की बात है जो हम आपसे शेयर किए। लेकिन एक मुख्यमंत्री सरकारी कार्यक्रमों के समीक्षा में आ रहे हैं और हम एक विधायक की हैसियत से उस बैठक में गए हैं, कोई उनके दल के कार्यकर्ता और नेता की हैसियत से तो नहीं गए हैं। तो यहाँ पे इस तरह का संवाद नहीं होना चाहिए। और खैर अब मुख्यमंत्री जी तो मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए, शारीरिक रूप से अब कमज़ोर हो गए। क्या टिप्पणी अब उन पर किया जाए, बहुत टिप्पणी करना भी शोभा नहीं देता। सारा लोग जान रहा है बिहार का कि एक ऐसे आदमी के हाथ में बिहार की सत्ता है कि कब क्या करेगा। राष्ट्रीय गान होता है तो ताली बजाते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करना है अशोक चौधरी के बाबूजी को तो कर देते हैं अशोके चौधरी को। इस तरह से एक नया अनगिनत उनका ऐसा व्यवहार है कि जिससे लग रहा है कि वो मानसिक रूप से बहुत ही कमज़ोर और लाचार हैं। आप विधानसभा सत्र में आवाज़ उठा रहे थे विधायक जी, और आपके विधानसभा क्षेत्र में उस दौरान बहुत सारी आपराधिक घटनाएं हुई और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुए हैं आपके इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस्लामपुर के जो थाना प्रभारी हैं, कंगर के जो थाना प्रभारी हैं, उन लोगों से क्या उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं? क्या आप लोग फिर से आवाज़ उठाएंगे? जैसे कि कंगर में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, कल यहाँ पे इस्लामपुर में एक लोगों की मर्डर कर दी गई, कुछ दिन पहले आपके विधानसभा क्षेत्र में एक महिला के साथ उसके पति के सामने बलात्कार किया गया, और हालांकि उसकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन सवाल उठता है कि सब जो इतना क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है वो कैसे हो रही है आपके विधानसभा क्षेत्र में? क्या पुलिस यहाँ पे एक्टिव नहीं है, या फिर आप लोग पुलिस को एक्टिव करने में सक्षम नहीं हैं? देखिए, इसको विधानसभा के नज़रिए से मत देखिए,
ये जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस पूरे स्टेट लेवल पर चलता है और ये बात पूरे तौर पर बिहार के अंदर जग जाहिर है कि बिहार में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी आपने देखा कि यहाँ की घटनाएं आपने गिनाया, सही बात है, ये घटनाएं घटी हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन बिहार में घटनाएं हो रही है और हालत ये है कि पुलिस का इकबाल ख़त्म हो गया। अब पुलिस पर ही हमेशा देख रहे हैं हमला हो रहा है। क्यों हो रहा है? पुलिस का जो कल्चर है, कहती है सरकार एक तरफ की जनता पुलिस मित्रवत व्यवहार करे, हाँ। लेकिन पुलिस का हालत है कि इंसान आदमी थाना में जाने से डरता है, पुलिस पदाधिकारी से मिलने में डरता है, अपनी सही बात करने के लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए उसको देना पड़ता है नजराना। बिना नजराना का कोई काम नहीं होता। तो जहां पुलिसिंग पर ही व्यवस्था पर जब आदमी का विश्वास उठ गया तो अपराध फिर रुकेगा कैसे? अपराध को रोकने के लिए सरकार के पास कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है। जब हम लोग ये मुद्दा उठाते हैं तो सिर्फ वही बात 1990 से 2005 तक क्या था, जंगल राज था। अरे कितना बार हम लोग कह चुके, इस बार भी विधानसभा में हमने इस बात को रखा कि भाई 1990 से 2005 को जंगल राज कहते हैं तो 1952 से 1990 तक क्या हालत था बिहार में, उसको भी तो देखिएगा। तब न 1990 में राजनीतिक जागृति का दौर चला लालू जी के राज में, और राजनीतिक जागृति का दौर चला तो लालू जी ने लोगों को किसी भी स्थापित मान्यता के खिलाफ यदि लड़ाई होता है तो जो वर्णवादी व्यवस्था है उस वर्णवादी व्यवस्था को तोड़ने में जहां लोग अपने आप को समझते हैं कि हमारा अस्तित्व खतरे में है तो संघर्ष तो होता ही है दोनों तरफ से। लालू जी के राज में यही संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद एक उन्होंने राजनीतिक आज़ादी दिया बिहार में गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को कि आप भी देश के नागरिक हो, आपका भी अधिकार है, आप भी अपने अधिकार के लिए लड़ो, अपनी आवाज़ उठाओ। और इसको बेमतलब का जंगल राज कह करके हमेशा लोग बदनाम करते हैं। अरे 20 बरस आपका शासन है, आप अपने शासन का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए ना। 2005 से ज़्यादा हत्या, बलात्कार, राहजनी, अपहरण सब हुआ बिहार में, लेकिन सरकार कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है और कोई ठोस नीति नहीं बना रहा। इसलिए इस्लामपुर की जो घटना है हम इसकी निंदा करते हैं और जो भी दोषी है, जो भी अपराधी है, हम अपराधी के साथ कभी नहीं है, अपराध के साथ कभी नहीं है, हम अपराध से समझौता कर ही नहीं सकते। इसलिए जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे जो जिस जाति धर्म का लोग हो। हमको उस पर ये नहीं कहना अपराधी अपराधी है। तो पुलिस कार्रवाई नहीं ना कर रही है सर, यही तो सवाल है। और आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस्लामपुर के विधायक हैं और इस्लामपुर में इस प्रकार का घटना घटित हो रहा था, कहीं ना कहीं जनता आपसे भी उम्मीद लगा करके बैठी हुई है कि विधायक जी क्या कर रहे हैं। भाई साहब, इस व्यवस्था में हम तो व्यवस्था का एक पेच हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश नहीं सुन रहा हो, मंत्री का निर्देश नहीं सुन रहा हो, विधायक कोई लोग क्या तवज्जो देता है? क्या स्थिति है इस राज्य में? जनप्रतिनिधि का सम्मान, इज्जत और प्रतिष्ठा सब खतरे में है और ये पदाधिकारी लोग मनमानी करने के लिए तैयार रहता है। अभी वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करते हैं, पुलिस थाना में क्या है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है। साइबर थाना आप खोल दिए, साइबर थाना का प्रभारी आप किसको बना रहे हैं? साइबर एक्सपर्ट जो रहेगा वही ना साइबर थाना का प्रभारी बनेगा। साइबर कानून न जानता है उसको प्रभारी बना दिए। 112 ही चलाए, डायल करो और पहुंच जाओ। 112 का क्या है? विदिन आपको 15 मिनट के अंदर में आपको एनी हाउ पहुँचना है और आपको जैसी सूचना मिलता है यू फ्लैश द इंफॉर्मेशन टू एवरीबॉडी। आपको इन्फॉर्मेशन फ्लैश करना है इसको SPDM जहाँ जहाँ बारले साहब का सब जगह थाना फैलना कि जितना थाना उसको कि कहीं कोई आदि इधर से उधर भाग रहा तो उसको पुलिस चेकअप करे। क्या ये हो रहा है? 112 वाला पहुंचता है 1 घंटा में, तो 1 घंटा में पहुंचेगा। जब तक अपराधी खड़ा रहेगा, वो मेहमान है। इस्लामपुर में कल वही हुआ। इस्लामपुर में कल क्या हुआ
आप लोग सब लोग जान रहे हैं, दिन दहाड़े हत्या है, गलत है। और बाकी अभी सुने कि डीएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बुलाए थे। हमने कल भी कहा कि जो लोग भी है, जो तथ्य है, दोषी है, उस पर कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई करने में हम किसी को आज तक गलत आदमी का पैरवी नहीं करते, चाहे कोई भी आदमी हो। यदि गलत काम करता है तो मैं उसके साथ नहीं हूँ। इस स्थिति में वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसके पास मजबूती है। आज भी मैं आपसे कहता हूँ कि ना मैं चोर हूँ, ना डकैत हूँ, ना बदमाश हूँ, ना गुंडा हूँ, ना अपराधी हूँ, ना हम भू माफिया हैं, और ना हम किसी तरह का किसी का दलाली करते हैं। न कोर्ट का, न थाना का कोई हमारा आज तक की चरित्र नहीं रहा। हम शुद्ध और शुद्ध राजनीति करते हैं, विशुद्ध राजनीति। और हम सारी चीज़ को जानते हैं, कानून को भी, और इनके क्या वैधानिक अधिकार हैं उनको भी जानते हैं। इसलिए जब तक मैं हूँ, गलत काम के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा और उठाता रहूँगा। जो भुक्तभोगी बनना होगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं। आज हम लोग कोई नया बन रहे हैं, कितना केस मुकदमा हुआ है, संघर्ष से ही हम लोग आए हैं। और हमारे जो आदर्श हैं, हमारे पिताजी संघर्ष के ही प्रतिमूर्ति थे, संघर्ष के बदौलत ही वो आगे बढ़े। हम भी उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए हमको भी न्याय के साथ कोई समझौता नहीं करना है, और जो भी गलत है उसके खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। चलिए, हमारे साथ राकेश कुमार रोशन जी विधायक जी थे, जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दे, और ये बता रहे हैं कि बिहार में जो पुलिसिंग व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है। बाकी आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, और बिहार में बढ़ रहे अपराध के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।